नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और उनके साथ-साथ कुछ जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, आज हम लोग उनकी परिचर्चा करेंगे इस क्लास में। और उसके साथ-साथ फिर इन कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ मतलब इन कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट के बाद या जब ये क्लियर हो जाएँगे, तो हम उसके बाद कुछ जो पॉपुलेशन स्टडीज़ में नॉर्मल थियरी है, जैसे अ मार्क्स का सिद्धांत है, फिर उसके बाद माल्थस का सिद्धांत है। फिर इस तरीके से जो कुछ इम्पोर्टेंट थियरीज़ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग थियरीज़ हैं, जैसे वर्टली वगैरह की थियरी, वो अगले यूनिट में आएगा, तो उसको हम लोग वहाँ देखेंगे। लेकिन पहले हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास पॉपुलेशन से स्टडीज़ से रिलेटेड जो डेटा है और ये जो थियरीज़ हैं, जो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको हम लोग पढ़ें। और उसके साथ-साथ फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो जनसंख्या 2011 का जो डेटा है, अंतिम डेटा और कुछ इम्पोर्टेंट डेटा जो जनसंख्या 2001 का है, ठीक है? दोनों के बीच में क्योंकि कुछ न कुछ कोरिलेशन है जिसके कारण अलग-अलग टाइप पे, अलग-अलग समय पे उस पे अलग-अलग क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक पे आएँगे, ठीक है? तो आइए हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ये है L1 क्लासेस का टेलीग्राम का ग्रुप जिसको जॉइन करके आप अ, यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं, तो आपको इस लोगो के साथ एक ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से गैदर कर सकते हैं, ठीक है? और L1 क्लासेस के जो कोर्सेज़ चल रहे हैं उसमें अगर मतलब जैसे रिक्वायर्ड हो तो फिर एडमिशन, ठीक है? तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे पास आज का जो सिनेरियो है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे करंट सिनेरियो और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, ये थोड़ा-सा थोड़ी मतलब कुछ समय के लिए हम ब्रेक करेंगे। पहले आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जो बेसिक कांसेप्ट हैं, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? बेसिक कांसेप्ट पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके कंपोनेंट हैं, कुछ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, इन पे चर्चा हम लोग करेंगे, इनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम करंट पॉपुलेशन सिनेरियो की बात करिए, 2011 की पॉपुलेशन है। फिर कुछ चीज़ों की चर्चा जो है, जैसे जो ऐतिहासिक जो भारत में जनसंख्या का इतिहास रहा है, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा पहले से कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और अब जो करंट प्रोफाइलिंग है, 2011 की जनगणना है, जो लेटेस्ट डेटा है, फिर कुछ एसआरएस बुलेटिन है, फिर अन्य चीज़ें हैं, तो उनको हम लोग धीरे-धीरे आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज यहाँ पे इसके बेसिक जो डेमोग्राफिक कांसेप्ट होते हैं, हम लोग उस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फेकंडिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स हैं। किसको हम फेकंडिटी और किसको हम फर्टिलिटी कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो फेकंडिटी जो होता है, फेकंडिटी रिफर्स टू द बायोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ अ वुमन टू बियर चिल्ड्रन वेदर शी इज गिविंग बर्थ और नॉट, ठीक है? मतलब संतानोत्पादकता जो है का तात्पर्य है एक स्त्री में बच्चे को जन्म देने की शक्ति से है, चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो, ठीक है? तो ये हो गया फिकर्निटी। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रजननशीलता, फर्टिलिटी जो होती है, फर्टिलिटी का तात्पर्य है कि किसी स्त्री ने उसके समूह द्वारा किसी स्त्री या उसके समूह द्वारा किसी निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की दी गई वास्तविक संख्या से है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सजीव जन्म की बात करता है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसमें लाइव बर्थ, ठीक है? लाइव बर्थ की बात हो रही है फर्टिलिटी में। जैसे स्टिल बर्थ या फिर डेड स्टिल बर्थ का मतलब जो मृत बच्चे पैदा होते हैं, उनको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। और ये चीज़ें पूछा है फर्टिलिटी में, क्या काउंट करते हैं, क्या नहीं काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करता है कि अ, पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडिंग या नॉट इंक्लूडेड इन फर्टिलिटी, ठीक है? तो अब वहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होगा। फिर वुमन की एज कभी-कभी दे देता है कि वुमन जो है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में होनी चाहिए, तो वो भी है। ऐसा नहीं कि अब 5 साल की बच्ची से जो है आप उसको
फर्टिलिटी की बातें करो, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि प्रजननशीलता का अभिप्राय स्त्री या उनके समूह द्वारा किसी निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्मों की दी गई वास्तविक संख्या से होता है, ठीक है? तो यहाँ पर फिर इन चीज़ों को हम यहाँ पे रखते हैं, बाकी जैसे ओल्डर एज की महिलाएँ हैं, उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, ठीक है? अभी उन पे अलग-अलग चीज़ें आएँगी, जो अलग-अलग टाइप के फर्टिलिटी रेट्स हैं, उस पे हम आएँगे, तो हम लोग इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, फर्टिलिटी रेट क्या है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में जो महिलाएँ हैं, जो मतलब महिलाएँ हैं या उनका जो समूह है, उनके द्वारा वास्तविक जो जन्म है, मतलब लाइव जो बर्थ है, उनकी संख्या होती है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं आश्रित अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो भी पूछा है, कई बार पूछा है। डिपेंडेंसी रेशियो में क्या है कि डिपेंडेंसी रेशियो में क्या है कि यहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन या टोटल जो हमारे पास कार्यशील जनसंख्या है। क्योंकि डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं, तो डिपेंडेंसी किसी न किसी पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे हम लोग जब छोटे थे, तो अपने माँ-बाप पे डिपेंडेंट थे, और फिर उसके बाद जब हम लोग बड़े हुए, आपके माँ-बाप या हमारे माँ-बाप जो बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, अब उनका बॉडी उस तरीके से उतना काम नहीं करता, तो वो हमारे पे डिपेंडेंट हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि युवा आबादी जो है, जो 15 से 59 साल के लोग हैं, उन पर कितने लोग, कितने बच्चे और वृद्ध, कितने लोग डिपेंडेंट हैं, इन्हीं दोनों का रेशियो ले लीजिए पर 1000 के हिसाब से। यहाँ पे के का मान 1000 होगा, ठीक है? ये के का मान 1000 होगा। तो यहाँ पर इसको पर 1000 की संख्या से जब हम इसका एक रेशियो निकालेंगे, तो जो हमें मान आएगा उसको हम कहेंगे ये हमारा डिपेंडेंसी रेशियो है, ठीक है? अब इसमें पूछा गया था कि जो क्वेश्चन था अभी शायद पिछला या पिछले किसी पेपर में पूछा गया था कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है, उसमें 60 प्लस लोगों को शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसमें मतलब जो डिपेंडेंसी रेशियो है, ओल्डर एज डिपेंडेंसी रेशियो, इसको 2 तरीके से फिर से डिवाइड करते हैं कि ओल्डर एज डिपेंडेंसी रेशियो या चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो में क्या है कि यहाँ डी का मान क्या होगा, केवल चिल्ड्रंस की संख्या होगी जो 0 से 14 ईयर के बीच में है। और वही ओल्डर एज डिपेंडेंसी रेशियो की बात करेंगे तो 60 प्लस, ठीक है? 60 प्लस लोगों की संख्या और अपॉन टोटल कार्यशील जनसंख्या या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है? वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारे पास है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा, उसको हम कहेंगे हमारा डिपेंडेंसी रेशियो है। फिर इसके बाद जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है, उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है? इसे ही व्यक्ति भूमि अनुपात, मैन लैंड रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है? और ये जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है कि स्थान विशेष में कुल जनसंख्या अपान स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। जैसे भारत की जनसंख्या, सॉरी, भारत की जनसंख्या घनत्व अगर निकालना हो, तो उस केस में जो हमारे पास डेटा होता है, वो डेटा यहाँ पे क्या कहता है कि टोटल जनसंख्या जो हमारे पास है, भारत का निकालना है, तो टोटल भारत की जनसंख्या अपान टोटल भारत का क्षेत्रफल, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, और ये हमारा होता है क्या, जनसंख्या घनत्व भारत का, ठीक है? और जैसे यहाँ पे वर्तमान में अगर देखेंगे, जनसंख्या घनत्व में सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व है, वो बिहार का है, ठीक है? स्टेट्स में बिहार का है, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो दिल्ली का है, ठीक है? दिल्ली का इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में लोग रहते हैं, ठीक है? तो इसका जो डेटा हमारे पास आएगा, जब हमारा डेटा यहाँ पे जो प्रॉपर जनगणना का डेटा आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली की जो जनगणना उसमें मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या का घनत्व है, वो 11,320 है, ठीक है? दिल्ली का। इसका मतलब ये समझ रहे हैं ना कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं, 11,320 लोग रह रहे हैं दिल्ली में। और अगर नॉर्मल बिहार का देखें, बिहार का BR इसको लिख रहे हैं, तो ये 1106 है। स्टेट्स में बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है, और अगर ओवरऑल या केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, तो दिल्ली है,
और अगर ओवरऑल सभी स्टेट्स और यूटीज़ को अगर मिला लिया जाए, तो उस केस में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है? ये अभी 2011 की जब जनगणना हम पढ़ाएँगे तो उसमें सारी बातें यहाँ पे होंगी। और इसका मतलब क्या हो गया कि पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं और दिल्ली में 11,320 लोग। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर में क्या है कि यहाँ पे जो जनसंख्या है, जो रेशियो निकाला जाता है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या अपान 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या। 7 प्लस एल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हाँ, ठीक है। इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल अपान पी इंटू 100। ठीक है? तो ये पी क्या है? 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या। तो यहाँ पर एल अपान पी इंटू 100 का मतलब हो गया ये कि जो हमारे पास लोग हैं, जो लोगों की हमारे पास संख्या है, वो संख्या यहाँ पर देखेंगे तो किस रेशियो में यहाँ पे, किस अनुपात में यहाँ पे रखी गई है, तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या अपान जो साक्षर लोग हैं हमारे पास, उनकी संख्या। ठीक है? साक्षर व्यक्तियों की संख्या अपान 7 प्लस पॉपुलेशन, 7 वर्ष से अधिक की जो पॉपुलेशन है, उसका हम एक रेशियो निकालते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास साक्षर लोगों की संख्या है। तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा ये फ़ॉर्मूला गलत था। इस फ़ॉर्मूले को हम यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं। ये 7 प्लस पी था। ठीक है? 7 प्लस पी। तो 7 प्लस लोगों की यहाँ पे संख्या, जो जनसंख्या है, उसको हम यहाँ पे कहेंगे, हाँ, 7 वर्ष से अधिक। ये ध्यान में रखिए, 7 जोड़ना नहीं है, ये 7 प्लस पी है। मतलब क्या? ये जो नीचे जनसंख्या लिखी गई है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम इसको साक्षर जनसंख्या अपान 7 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या। ठीक है? लोगों की संख्या, लोगों की संख्या इंटू 100। ये है। ये 7 प्लस पी का मतलब ये नहीं है कि उसमें पी में 7 जोड़ना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज़ ये लिखी गई है, ये 7 प्लस पी का मतलब ये वाला जो पूरा-पूरा पोर्शन लिखा गया है, ये वाला है। ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइपिंग स्पीड में 7 प्लस पी, आपको 7 ये प्लस ऊपर लगना चाहिए था। ठीक है? प्लस पी जैसे मतलब प्लस ऊपर नहीं निशान लगा देते, अल्फा प्लस, बीटा प्लस, या ब्लड ग्रुप जैसे होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ए पॉजिटिव है नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है? तो और हाँ, और ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि भारत में 1951, 61 और 71 की जनसंख्या में जब वहाँ पे साक्षरता दर की बात हो रही थी, तो वहाँ 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाता था। लेकिन 1981 में जनसंख्या हुई, जनगणना हुई, तो उस केस में यहाँ पे 7 प्लस लोगों को मतलब 2 साल एज बढ़ा दी गई, 7 प्लस लोगों को साक्षरता के रूप में शामिल किया जाने लगा। ठीक है? तो अभी जैसे साक्षरता अगर हमें कहा जाए कि अगर हम पुरानी डेफिनिशन के अनुसार चलें, 5 प्लस लोगों की संख्या, 5 वर्ष से ऊपर अधिक वो जो लोग हैं, बच्चे हैं, अगर उनको भी हम शामिल कर लें तो हमारी साक्षरता बढ़ जाएगी। ठीक है? तो हालाँकि मतलब 7 प्लस ज़्यादा उचित रहता है कि, और साक्षरता में कहा जाता है कि भारत में जो लोग हैं, साक्षर उनको कहा जाता है जिनकी 7 वर्ष से ऊपर उम्र हो, और उसके साथ-साथ उनको भारत की कोई एक भाषा जो भी हमारे पास है, वो रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जो भारत में जो भी भाषाएँ हैं, कोई एक भाषा वो लिखना, पढ़ना और समझ सकता हो। ठीक है? तो वो उसको हम कहेंगे ये हमारा व्यक्ति साक्षर है। भले उसको एक पैराग्राफ पढ़ ले और उसको क्या लिखा है उसमें, उसका निचोड़, उसका सारांश, उसका कंसाइज़ फॉर्म ना समझ पाए, लेकिन वो पढ़ लेता हो, तो उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे लिंगानुपात, जो लिंग अनुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है उसको। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ पे लिंगानुपात क्या होगा? कुल स्त्रियों की संख्या अपॉन कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ध्यान में रखिएगा
कि अगर इस पे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, इस पे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारत में जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है वो स्त्रियों की संख्या अनुपात पुरुषों की संख्या निकाला जाता है। कहीं कहीं यूरोपीय कंट्रीज इसके अपोजिट काम करती हैं, जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाओं के अधिकार ज्यादा है, वहां पर क्या है, महिलाओं की संख्या नहीं, पुरुषों की संख्या अनुपात महिलाओं की संख्या, मतलब पुरुषों के जो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, महिलाओं की संख्या विथ रिस्पेक्ट टू पुरुषों की संख्या। वहां पर क्या है, पुरुषों की संख्या विथ रिस्पेक्ट टू महिलाओं की संख्या। ठीक है, वहां पर थाउजेंड महिलाओं पे पुरुषों की संख्या देखी जाती है, यहाँ पे हमारे भारत में पर थाउजेंड पुरुषों पे महिलाओं की संख्या देखी जाती है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो। ठीक है, अगला है हमारा शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जब सेक्स रेशियो हो गया तो यहाँ पे क्या है, 0 से 6 जो शिशु माना जाता है, 0 से 6 साल के बच्चों को शिशु माना जाता है। तो बालिकाओं की संख्या, 0 से 6 साल की जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या अपन बालकों की संख्या जो 0 से 6 साल के हैं। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे इस एज ग्रुप का जो रेशियो है इसको भी पर 1000 पे निकाला जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास दशकीय वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ रेट है। अब इसमें क्या है कि जनसंख्या में 10 वर्षों के मध्य हुए प्रतिशत वृद्धि को दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जीडीआर इज द परसेंटेज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ओवर ए डिकेड। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन ध्यान में रखिएगा जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए 2001 का यहाँ पे डेटा दिया गया है और यहाँ पे 2011 का डेटा दिया गया है। ठीक है, अब हम जो परसेंटेज वृद्धि, दशकीय वृद्धि निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपन पूर्व जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, ये जो हमारे पास एक रेशियो आता है, इसका जो रेशियो आएगा इसको हम कहेंगे हमारी दशकीय वृद्धि दर है। और भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो आपको बताया गया पिछली क्लासेस में 17.7% थी। ठीक है, एनुअल तो 1.64 थी, लेकिन दशकीय वृद्धि दर जो थी 17.7% थी जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, फिर अब इसके बाद यहाँ पर आता है क्रूड बर्थ रेट और करेक्टेड बर्थ रेट। इसी तरीके से आगे आएगा क्रूड डेथ रेट और करेक्टेड क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो क्रूड डेथ रेट है, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं कि किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को कहा जाता है क्या, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, इसमें वे बच्चे शामिल नहीं होते जो पंजीकृत नहीं है। तो यहाँ पे CBR का मतलब क्या हो गया कि बर्थ अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन और इंटू 100। ठीक है, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। तो जो हमारे पास, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो क्रूड डेथ रेट है उसमें कह रहा कि पंजीकृत लोगों की संख्या, पंजीकृत जो रजिस्टर करा देते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कुछ लोग जैसे होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कुछ लोग नहीं बनवाते हैं। ये वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिए, या जो बच्चे हॉस्पिटल पैदा होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अपने से हॉस्पिटल वाले कर देते हैं। ठीक है, वो कंपलसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, उनको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। और उसी पर बेस्ड ये सारा बुलेटिन का जो हम लोगों का न्यूज आता है हर 2 साल पे, वो भी आता है। तो यहाँ पे CBR का मान क्या होगा, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। और अब इसी में अगर करेक्टेड करेक्टेड बर्थ रेट हो तो करेक्टेड में क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है कि यदि 5% अतिरिक्त संख्या उन बच्चों की जो पंजीकृत नहीं है जोड़ दी जाए तो इसे संशोधित जन्म दर कहा जाता है। ये नॉर्मली अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग होती है, हर जगह 5% नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल जो हमारे पास होता है 5% इधर उधर हो सकता है। जैसे कोई भी मतलब कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें 5% एरर की संभावना मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है कि 5% अतिरिक्त संख्या जोड़ दी जाती है तो उसको करेक्टेड बर्थ रेट कहते हैं। अगर ये नहीं जोड़ना है तो आपको क्या करना है कि टोटल जब करेक्टेड बर्थ रेट और ये क्रूड बर्थ रेट एक केस में सिमिलर हो जाएगी जब 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। ठीक है, 100% अगर बच्चों का रजिस्ट्रेशन होने लगे तो उस केस में CBR और ये करेक्टेड CBR
ये सेम हो जाएगा फिर, ठीक है? और उस केस में ये अतिरिक्त जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संशोधित का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एरर आ रही है उसको हमें हटाना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें पंजीकृत लोगों की हमने संख्या देखी थी और यहाँ पे जो पंजीकृत नहीं है उनको भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया। ठीक है? तो मतलब अगर पूरे देश में, पूरे भारत में सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उस केस में ये दोनों मान आपस में सेम हो जाएँगे। ठीक है? अब इसी तरीके से हमारे पास फ्रूट डेथ रेट है। फ्रूट डेथ रेट में क्या है कि अशोधित मृत्यु दर वह दर है जिसमें किसी एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्यु को दर्शाया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, सीडीआर का मतलब टोटल डेथ इन अ ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है? तो ये जो आपका फार्मूला है ये फार्मूला दिखाता है कि सीडीआर हम कैसे निकालेंगे। मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जनवरी से दिसंबर के बीच में मतलब हमारी पॉपुलेशन है कुछ, जनवरी में वो 1 लाख थी, दिसंबर में जाते जाते वो 1.5 लाख हो गई। तो 1.5 लाख हो गई तो उसका उन दोनों का एवरेज निकाल लिया जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे पहले निकालेंगे 1 लाख के लिए, फिर निकालेंगे 1.5 लाख के लिए। तो दोनों का जोड़ और अपन 2 कर देंगे तो मिड ईयर पॉपुलेशन हो जाएगी, मतलब एवरेज। एवरेज जनसंख्या, इसको मिड ईयर पॉपुलेशन को एवरेज जनसंख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ या टोटल पॉपुलेशन, जो एवरेज टोटल पॉपुलेशन है, उसका हम यूज़ करके यहाँ पर सीडीआर निकालेंगे। इसी तरीके से अगर करेक्टेड है, तो यहाँ पे सबसे करेक्टेड भी ये होता है। करेक्टेड में क्या आता है कि यहाँ पे सबसे पहली बात, पंजीकृत डेथ को जो जो लोग डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उनसे हम लोग सीडीआर निकालेंगे। और फिर कुछ लोगों को जैसे जिनके नाम कोई प्रॉपर्टी विशेष होती नहीं है, या जैसे बच्चों को लालच नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, तो उस केस में वहाँ पे कई-कई बार तो मतलब डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया जाता। तो उस केस में यहाँ पे हालाँकि अब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है कि बच्चों के नाम जो प्रॉपर्टीज़ है, जो पैतृक संपत्ति है तभी ट्रांसफ़र होगी जब डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं, भारत में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बिना डेथ सर्टिफिकेट के भी जो है प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। बस उसमें गाँव का प्रधान जो है लिखित में दे दे या उसको वेरीफ़ाई कर दे कि हाँ, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? तो ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे संशोधित मृत्यु दर है। तो इसमें क्या है, संशोधित मृत्यु दर वह दर है जिसमें जनसंख्या की आयु संरचना को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दर को समायोजित किया जाता है। इसे मानकीकृत दर या स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट भी कहा जाता है। तो फिर से वही करेक्टेड में क्या है कि एडजस्टमेंट हमें करना ही करना है। अब इसमें क्या है कि क्रूड डेथ रेट में मान लीजिए कि हमें एज वाइज़ निकालना है या सेक्स वाइज़ निकालना है, तो फीमेल के लिए क्रूड डेथ रेट अलग होगी, मेल के लिए अलग होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ़ॉर्मूला है, तो यहाँ फीमेल्स की डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मेल्स की डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि हमें निकालना है कि 0 से 40 साल के लोग जो हैं, उनकी डेथ रेट क्या है, तो 0 से 40 साल की जनसंख्या अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जिस तरीके से मतलब हमें कहा जाएगा कि जो हमारे पास अ, मतलब एज स्पेसिफिक या सेक्स स्पेसिफिक जो भी हमारे पास डेथ रेट या फिर बर्थ रेट जिस तरीके से पूछेगा, ऊपर वही जनसंख्या रहेगी अपॉन नीचे टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि यहाँ पे संशोधित मृत्यु दर ये हो गई, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे जो प्राकृतिक वृद्धि दर है, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास सीबीआर है, सीबीआर और सीडीआर का जो डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि दर। मतलब नेचुरल जो ग्रोथ रेट होती है, वो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक वृद्धि दर उस दर को कहते हैं जिससे किसी निश्चित समयावधि में जनसंख्या बढ़ती है या वृद्धि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर पर आधारित होती है। प्रति 1000 जनसंख्या प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त की जाती है। यह दर धनात्मक है तो जनसंख्या बढ़ती है, यह दर ऋणात्मक है तो जनसंख्या घटती है। जैसे सीबीआर सीडीआर से ज़्यादा है, बर्थ ज़्यादा है, डेथ कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी। बर्थ कम है, डेथ ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या घटेगी फिर। जैसे बहुत से यूरोपीय कंट्रीज़ में देखेंगे उनकी जनसंख्या घट रही है, मतलब बर्थ रेट कम है, डेथ रेट उनका जो है बढ़ रहा है।
ठीक है? मतलब जैसे 10 लोग की मृत्यु हो रही है तो उसमें 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है। अब जो हमारे पास जनसंख्या में वृद्धि दर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो जनसंख्या में वृद्धि दर क्या है कि संशोधित जन्म दर माइनस संशोधित मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि दर वह है जिससे किसी निश्चित समय की जनसंख्या किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, इसे सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और जनसंख्या वृद्धि दर इस तरीके से निकाला जाता है। इसी को हम 10 की वृद्धि दर भी कहते हैं। 10 साल पहले की जनसंख्या माइनस 10 साल बाद की जनसंख्या अपॉन 10 साल पहले की जनसंख्या इंटू 100। ठीक है? तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास जनसंख्या वृद्धि दर है, वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे सामान्य जन्म दर जो होती है, जनरल बर्थ रेट क्या होता है, इसको देखते हैं। तो जनरल बर्थ रेट में क्या है कि अ, सामान्य जो जन्म दर होती है, सामान्य जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में प्रजनन योग्य आयु 15 से 49 वर्ष में की महिलाओं के प्रति 1000 महिलाओं पर 1 वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों से है। ठीक है? तो सामान्य जन्म दर क्या होता है कि 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या अपान 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की संख्या। मतलब क्या कि 15 से 49 का मतलब क्या हो गया कि इनको हम बोलते हैं कि वुमेन इन रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है? 15 साल से 49 साल के बीच में एज में जो महिलाएँ हैं, वही बच्चा पैदा कर सकती हैं, उसके पहले या उसके बाद का नहीं। हाँ, कुछ नेचुरल तौर पे हम बात कर रहे हैं, बाकी मेडिकल साइंस फील्ड में देखेंगे तो अभी सिद्धू मूसेवाला की देखो जो मदर हैं या उनके फैमिली के लोग जो लोग हैं, उनको देखेंगे तो 60 प्लस हैं और उनको बच्चे हुए हैं। तो वो क्या है कि वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके माध्यम से बच्चे पैदा करते हैं, वो अलग चीज़ है। नेचुरल यहाँ पे हम सामान्य बात कर रहे हैं, साइंस का इसमें कोई योगदान नहीं है अभी के लिए। ठीक है? तो जो हमारे पास सामान्य जन्म दर होती है, वो हम किस तरीके से निकालते हैं, 1 साल में जो जीवित जन्मों की संख्या है, ध्यान में रखिएगा, स्टिल बर्थ मतलब मृत जनसंख्या या मृत जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको यहाँ काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम जन्म दर निकाल रहे हैं। जन्म दर में क्या है? जीवित बच्चों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या और अपान 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की संख्या। ठीक है? इंटू 1000। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर यहाँ पे क्या है कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि किसी जो हमारे पास महिला द्वारा किसी महिला द्वारा जो 15 से 49 साल के बीच में है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में है, वो अपने लाइफ टाइम में 15 से 49 साल के बीच में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है? औसत मतलब जैसे मान लीजिए कि एक समय था भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 3, 4, 5 का हुआ करता था। बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। या अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखेंगे तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनका अभी भी टीएफआर बहुत ज़्यादा है। और टीएफआर के ज़्यादा होने से क्या है कि जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। मतलब क्या कि एक महिला जो है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में है 15 से 49 साल के बीच में, अगर वो जो औसत अपने जीवन काल में बच्चों को जो जन्म देती है, उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन योग्य जीवन काल मतलब फर्टिलिटी जो पीरियड है, उसमें औसत कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, उसे प्रजनन दर कहा जाता है। ठीक है? और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि यह दर जनसंख्या के वृद्धि स्थायित्व को मापने का प्रमुख पैमाना है। ठीक है? इससे हम क्या है कि पॉपुलेशन में ग्रो कर रहा है या स्टेबलाइज़ हो रही पॉपुलेशन, उसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। किसी भी जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए यह मान जो है लगभग 2.1 का होता है। इसी को हम रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है? अगर कोई महिला जो महिलाएँ हैं देश में, भारत में, अगर यहाँ पे एवरेज 2.1 बच्चे पैदा कर रही हैं, तो हमारी जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। और अगर इससे कम होता है तो हमारी जनसंख्या घटने लगेगी धीरे-धीरे। और इससे अधिक होने पे यहाँ पे जनसंख्या का मान बढ़ने लगेगा। क्यों? ऐसा कि एक सामान्य समझिए कि 2 मियाँ-बीवी हैं और अगर वो 2 बच्चे नहीं पैदा किए,
ऑन एवरेज मतलब 2.1 का मतलब क्या है, कुछ एक्सीडेंटल केसेस की अगर बात की जाए, अगर भारत में एक्सीडेंट और आकस्मिक मृत्यु को हटा दिया जाए तो ये मान 2.0 होना चाहिए। क्योंकि 2 मियाँ-बीवी हैं, मेल फीमेल, उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए। तो 2 जब ये समाज से मतलब अंतिम अवस्था 70 प 75 साल 80 साल के बाद अ, जो पॉपुलेशन है उससे बाहर जाएँगे, मतलब यमराज के पास जाएँगे, तो 2 यहाँ पे एंटर कर चुके हो, ठीक है? तो वही चीज़ है कि मतलब एक की आउटगोइंग हो रही है, एक की इनकमिंग हो रही है। तो उस केस में हमारे पास जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन हमारी स्थिर बनी रहेगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2.1 कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसमें हम आकस्मिक मृत्यु, कुछ एक्सीडेंटल डेथ भारत में देखते हैं कि रैंक ड्राइविंग के कारण अभी नितिन गडकरी जी ने संसद में बोला है कि जब भारत में रोड एक्सीडेंट्स की बात होती है, तो हमें मुँह छिपाना पड़ता है पूरे देश में। कारण कारण यही है कि मतलब भारत में रॉन्ग ड्राइविंग मतलब उल्टी दिशा में चलने का जैसे लोगों का शौक, उल्टी दिशा में चल रहे हैं, फिर अनावश्यक इधर से भी घुस जा रहे हैं। जो मतलब ट्रैफिक के नियम कानून हैं, उनको फ़ॉलो करना जैसे उनकी बेइज़्ज़ती होती है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो मतलब वहाँ पे है। तो इसलिए उन सभी जनसंख्या को जो डेथ होती है ऑन रोड फिर किसी एक्सीडेंट में और भी कुछ जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई बीमारी फैल गई, कुछ हो गया, तो उस केस में उनको भी काउंट किया जाए, तो 2.1 जो होता है इसको टीएफआर या इस रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है? अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे सकल पुनरुत्पादन दर, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में क्या होता है कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट वह औसत संख्या है, जीआरआर वह औसत संख्या है जितनी बालिकाओं को एक महिला अपने जीवन काल में जन्म देती है। मान लिया जाए वह प्रजनन योग्य आयु तक जीवित रहे। ठीक है? मतलब ये कहने का कि कोई अगर महिला है 15 से 49 साल के बीच में, तो ये महिला कितने फीमेल्स को जन्म देती है, ठीक है? कितने फीमेल्स को जन्म देती है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे अपने जीवन काल में 15 से 49 साल के बीच में जो फीमेल्स की बर्थ होता है, मेल्स को उसमें हटाया जाता है। फीमेल्स को जब उसमें काउंट किया जाता है, तो वो जीआरआर हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टीएफआर में क्या है कि टोटल फर्टिलिटी रेट है। इसमें मेल फीमेल दोनों जन्मों को काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जीआरआर में ध्यान में रखिएगा ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। जीआरआर जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, इसमें केवल महिलाओं की संख्या महिलाएँ जो जो महिला मतलब फीमेल जो बेबी पैदा हो रहे हैं, उनको यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है? और अगर जीआरआर का मान 1 है तो स्थिर जनसंख्या है, जीआरआर का मान लेस देन 1 है, जनसंख्या घटेगी, जीआरआर का मान 1 से ज़्यादा है, तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग कहाँ आएँगे? ये सकल, सकल मतलब क्या टोटल ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अब इसमें हम क्या करेंगे नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट में क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा ये वाला फ़ॉर्मूला पूछा गया है। जीआरआर का मान क्या होता है? टीएफआर इंटू पॉपुलेशन ऑफ फीमेल या एक तरीके से कहा जाए सेक्स रेशियो भारत के परिप्रेक्ष्य में सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल का मतलब क्या हो गया कि फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन। तो यही प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे, ठीक है? तो जीआरआर का मान टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट इंटू सेक्स रेशियो के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास शुद्ध मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट है। नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है? कि नेट रिप्रोडक्शन रेट में हम उन महिलाओं को, उन मतलब बालिकाओं को मतलब जो प्रजनन योग्य आयु तक जीवित रहती हैं, उनको काउंट करते हैं। मतलब एनआरआर दर्शाता है कि वह कि एक महिला अपने जीवन काल में जितनी बालिकाओं को जन्म देती है, उसमें से कितनी प्रजनन योग्य आयु तक जीवित रहती है। नेट रिप्रोडक्शन रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स दैट वुड बी बॉर्न टू अ वुमन हु सर्वाइव्स टू द रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है? तो मतलब क्या सबसे पहले हम टीएफआर देखें, टीएफआर में क्या है कि टोटल जो एक महिला द्वारा प्रजनन काल ध्यान में रखिएगा, प्रजनन काल तीनों में कॉमन है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो तीनों में कॉमन है। तो अगर टीएफआर की बात करें हम, तो टीएफआर में क्या है कि वहाँ पर एक महिला जितने जन्म दे रही है अपने जीवन काल में, जितने औसत जन्म दे रही है बच्चों को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, तो वो टीएफआर कहलाता है, ठीक है? अगर इसी में से मेल हम हटा दें,
तो एक महिला अपने प्रजनन काल में जितने फीमेल बच्चों को जन्म देती है वो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हो जाती है, जीआरआर हो जाता है। लेकिन अगर इसी में से थोड़ा-सा हम और हटा दें, जो 0 से 14 साल की जो उम्र है, मतलब 15 से 49 साल के पहले जो लोग जो बच्चों जो फीमेल्स की डेथ हो जाती है, उनको अगर हटा दें तो हम नेट रिप्रोडक्शन रेट पे आ जाते हैं। मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट में क्या करते हैं कि उन महिलाओं की संख्या, उन महिलाओं की मतलब जो औसत संख्या है, जो रिप्रोडक्टिव एज तक जीवित रहती है। ठीक है? सॉरी। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं यहाँ पे नेट रिप्रोडक्शन रेट है। ठीक है? अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इन तीनों में, वो सॉरी इन दोनों में जीआरआर और एनआरआर में डिफरेंस क्या होता है या दोनों में कंपैरिजन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है जीआरआर में कि प्रति महिला पैदा होने वाली कन्याओं की संख्या या फीमेल बच्चों की संख्या, फिर प्रति महिला जीवित बचने वाली महिलाओं की संख्या। ठीक है? फिर उसके बाद मृत्यु दर का विचार यहाँ पे नहीं किया जाता है जीआरआर में, और यहाँ पे मृत्यु दर का विचार किया जाता है। ठीक है? वही बता रहे हैं ना कि जो 0 से 14 साल के बीच में, 15 साल के पहले जो फीमेल बेबी जो बच्चे हैं उनका डेथ हो जाती है, तो उनको यहाँ पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ नेट रिप्रोडक्शन रेट में विचार किया जाता है। फिर यहाँ पे सभी कन्याएं प्रजनन आयु तक जीवित रहेंगी। यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि सभी कन्याएं प्रजनन काल तक जीवित रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल वही कन्याएं गिनी जाती हैं जो प्रजनन आयु तक जीवित रहती है। ठीक है? फिर जीआरआर का फार्मूला है यहाँ पे कि टीएफआर इंटू महिलाओं का अनुपात। ठीक है? और यहाँ पे एनआरआर क्या है, यहाँ पे जीआरआर मतलब जीआरआर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में इंटू जीवित रहने की संभावना, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कह सकते हैं फॉर फीमेल्स, ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अब अगला यहाँ पे आता है जीआरआर, यह मानकर चलता है कि हर महिला की बेटी जरूर बड़ी होकर मां बनेगी। ठीक है? जीआरआर और एनआरआर में क्या डिफरेंस है ये देख रहे हैं। और एनआरआर यह हकीकत दिखाता है, मतलब यह वास्तविकता दिखाता है कि कितनी बेटियां वास्तव में जिंदा रहकर मां बनेगी। ठीक है? तो अब ये सी बात है, देखो ग्रास में नेट निकालना है तो जो डिप्रिसिएशन होता है उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? जब हम यहाँ पे ग्रास की अगर बात करें कि अगर हमारे पास ग्रास है, ग्रास मतलब घास नहीं यार, हाँ, ग्रास इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, ग्रास में अगर हम यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन इसको घटा दें तो ये हमें नेट मिलता है। ठीक है? जो भी चीज रहेगी, तो ग्रास टोटल वैल्यू में जो डिप्रिसिएशन है उसको हम घटा दें तो नेट मिलता है। तो ग्रास रिप्रोडक्शन रेट में सभी फीमेल्स को काउंट किया जाता था, नेट में क्या है कि जो डेथ होती है उनको हटा दिया जाता है। डिप्रिसिएशन मतलब जो वहां पे डेथ हुई उनको हटा दिया गया। ठीक है? और अब यहाँ पे जो चाइल्ड डेथ रेट है इस पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इस पे ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा है, अभी बताते हैं कैसे पूछा गया है। नियोनेटल, पोस्ट नियोनेटल, फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इस पे सबको मिक्स करके क्वेश्चन पूछा था। अभी बताते हैं क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड जो डेथ रेट है, यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में किसी विशेष अवधि में हुई मृत्यु की संख्या का उस अवधि में जन्मे बच्चों की संख्या से अनुपात है। ठीक है? तो शिशु मृत्यु दर अगर हम निकालें तो 5 वर्ष से कम आयु और कम जो मृत बच्चों की संख्या है अपान कुल जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है? टोटल पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए कि आज 100 लोग पैदा हुए, 100 बच्चे पैदा हुए, अगले 5 साल में इसमें से 10 की डेथ हो गई, तो 10/10 × 100 करेंगे तो जो हमारे पास 10% का मान आएगा वो हमारी शिशु मृत्यु दर या चाइल्ड डेथ डेथ रेट होगी। ठीक है? तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे मतलब चाइल्ड डेथ रेट इस तरीके से निकाला जाता है। फिर अब इसके बाद यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। इन्फेंट और चाइल्ड में अंतर होता है। इन्फेंट क्या होते हैं कि ये 1 साल से कम आयु के बच्चे जो होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है, और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम यहाँ पे चाइल्ड बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।
ठीक है। IMR इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है। फिर नियोनेटल डेथ है। नियोनेटल डेथ क्या है कि डेथ ऑफ ए बेबी विद इन फर्स्ट 28 डेज ऑफ द बर्थ। पहले अगर जन्म के पहले 28 दिनों में अगर बच्चे की उस बेबी की मृत्यु हो जाए तो उसको हम नियोनेटल डेथ कहते हैं। उसी के जस्ट बाद पोस्ट नियोनेटल डेथ आती है। तो पोस्ट नियोनेटल डेथ में क्या होता है कि डेथ ऑफ इन्फेंट बिटवीन 29 डेज टू अंडर 1 ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे यही वाली चीज पूछी गई थी आपसे एग्जाम में कि इन्फेंट डेथ रेट जो होती है IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है उसमें नियोनेटल पोस्ट नियोनेटल किसको शामिल करते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और होती है कि अर्ली नियोनेटल डेथ होती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अर्ली नियोनेटल होता है। अर्ली नियोनेटल डेथ ये क्या होता है विद इन 7 डेज। अगर 7 दिन के अंदर बच्चों की जो बच्चे पैदा हुए हैं अगर उनकी 1 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाए तो उस केस में उनको कहा जाता है ये अर्ली नियोनेटल डेथ है। ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था कि इसमें इन्फेंट डेथ रेट में IMR में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में किनको किनको शामिल करते हैं तो नियोनेटल प्लस पोस्ट नियोनेटल। क्यों? क्योंकि ये 1 साल तक के बच्चों की संख्या है। ये 0 से 28 दिन फिर 29 से 1 साल तक दोनों को हम कंबाइन करेंगे 0 से 28 दिन और 29 दिन 29वें दिन से 1 साल तक के जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये टोटल क्या हो जाएगा इन्फेंट IMR के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में और इसी पे क्वेश्चन मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इस क्लास का मतलब भी यही था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। फिर पेरिनेटल डेथ है। पेरिनेटल डेथ क्या है कि डेथ ड्यूरिंग लास्ट प्रेगनेंसी और प्लस फर्स्ट 7 डेज आफ्टर बर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम अर्ली न्यूनेटल में क्या कह रहे हैं कि जी पैदा होने के 7 दिन के अंदर अंदर डेथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी होती है इसमें होता है कि ये जो हमारे पास डेथ है जो बच्चे की डेथ है या तो जन्म के पहले हो जाए। जन्म के पहले का मतलब क्या है कि डेथ ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है। 28 प्लस वीक मतलब जो 28 वीक से ऊपर की जो प्रेगनेंसी है 28 प्लस का मतलब 28 ये ऊपर प्लस लिखा रहेगा। 28 प्लस प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया 28 प्लस वीक का मतलब क्या हो गया कि जो प्रेगनेंसी है 28 वीक से ज्यादा की हो चुकी है और उसके बाद पहले 7 दिन आफ्टर बर्थ। ठीक है। आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के 7 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम पेरीनेटल डेथ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। अब इसमें पेरीनेटल डेथ में एक चीज यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि पेरीनेटल डेथ में हम क्या अर्ली नियोनेटल डेथ को इंक्लूड करते हैं या नहीं। तो अर्ली नियोनेटल डेथ को यहाँ इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 7 डेज की डेथ इसमें काउंट की जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टिल बर्थ है। स्टिल बर्थ में क्या है डेथ ऑफ फीटस आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन बट बिफोर डिलीवरी। ठीक है। पर 1000 टोटल बर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल बर्थ का मतलब होता है मृत जन्म। जो मतलब बच्चा जन्म के पहले ही मर चुका है उसको हम लोग स्टिल बर्थ यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के 28 दिन 28 वीक के बाद जेस्टेशन पीरियड जो होता है उसकी मृत्यु हो गई हो या फिर जो है मतलब हाँ 28 दिन के बाद और जन्म के पहले उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसको हम यहाँ पे स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सबको समराइज कर दिया गया है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है कि गर्भ में मृत्यु। ठीक है। 28 सप्ताह के बाद। अब इसके बाद पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है गर्भावस्था का अंत प्लस जन्म के पहले 7 दिन मतलब स्टिल बर्थ प्लस 7 डेज। ठीक है। स्टिल बर्थ प्लस 7 डेज या यूं कहें तो स्टिल बर्थ प्लस अर्ली नियोनेटल डेथ। स्टिल बर्थ प्लस अर्ली नियोनेटल डेथ इज इक्वल टू पेरीनेटल डेथ पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसको यहाँ पे लिख लीजिए चाहे
स्टिल बर्थ प्लस अर्ली नियोनेटल इज इक्वल टू पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या है कि 28 डेज, जन्म के पहले 28 दिन में। तो यहाँ पे नियोनेटल में क्या होगा कि नियोनेटल में देखेंगे तो यहाँ पे ये अर्ली नियोनेटल शामिल होगा, क्योंकि जन्म के पहले 28 दिन की बात कर रहा है तो उसमें 7 दिन वाला शामिल है। ठीक है, पोस्ट नियोनेटल में क्या है 29वें दिन से एक साल तक, तो इसमें ध्यान दीजिएगा नियोनेटल वाला शामिल नहीं होगा पोस्ट नियोनेटल में, क्योंकि 29वें दिन से एक साल तक की बात कर रहा है। तो अगर बच्चा 28 दिन तक उसकी डेथ हो जाती है तो नियोनेटल, 28 दिन के बाद और एक साल के पहले डेथ हो जाती है तो पोस्ट नियोनेटल। ठीक है, और अगर वो 0 से 1 साल के बीच में, 0 से 1 साल के बीच में अगर वो उसकी डेथ होती है तो ये कहते हैं इसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी। और इसको यहाँ पर यही लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे, हाँ ये लिखा भी है, नियोनेटल प्लस पोस्ट नियोनेटल। ठीक है, नियोनेटल प्लस पोस्ट नियोनेटल। फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी है 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक के बच्चों में। तो इसमें क्या है कि इसमें देखेंगे तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी में जो बच्चे हैं वो पूरी तरह यहाँ पे इसमें 1 से 5 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। और अंडर 5 मॉर्टेलिटी तो 0 से 5 साल तक। तो 0 से 5 साल तक में अगर अंडर 5 मॉर्टेलिटी की अगर बात कर दे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे नियोनेटल, पोस्ट नियोनेटल प्लस इन्फेंट मॉर्टेलिटी, अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये इन तीनों को, ये इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारे पास है, अगला क्या है, अब यहाँ पे नगरीय क्षेत्र हो गए। अब जो हमारे पास मतलब जो डिफिनीशंस हैं वो छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, नगरों के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, 10-12 टाइप के जो नगर होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर या क्षेत्र समितियां हैं उन्हें शहरी क्षेत्र कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, सबसे पहले प्रशासनिक नगर, किसको प्रशासनिक नगर बोलते हैं, तो ऐसे नगर जहाँ से प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और या फिर रायपुर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, मतलब जो भी राजधानी है चाहे स्टेट की हो या पूरे देश की हो, उसको हम कहेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। फिर उसके बाद कमर्शियल टाउन है, ऐसे नगर जहाँ से व्यापार और वाणिज्य जो हमारे पास गतिविधियां हैं वो प्रमुख होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर, जिसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल टाउन में क्या है कि उद्योग और फैक्ट्रियाँ मुख्य भूमिका निभाती हैं। जैसे जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा जो थे, जिन्होंने टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, तो उनके नाम पर ये जमशेदपुर टाटा जो है यहाँ पे एक पूरा शहर बसाया गया है। फिर भिलाई भी है और दुर्गापुर भी है। फिर उसके बाद रिलीजियस टाउन है, धार्मिक नगर, ऐसे नगर जिनका धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व, उदाहरण के लिए वाराणसी, हरिद्वार, अमृतसर। ठीक है, इस तरीके से जो नगर हैं उनको धार्मिक नगर हम यहाँ पे बोलते हैं। फिर कल्चरल टाउन है, सांस्कृतिक नगर है, जहाँ पे टाउन्स नोन फॉर आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके लिए जैसे उज्जैन हो गया, मदुरई हो गया साड़ी के लिए, और शांति निकेतन हो गया। ठीक है, शांति निकेतन जो मतलब क्या बोलते हैं ये, अ, रवीन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद टूरिस्ट टाउन हो गए, पर्यटन नगर, ऐसे नगर जिनका कोई मतलब पर्यटन का कारण है, जहाँ पे मतलब पर्यटन की गतिविधियां अधिक हैं। तो उसमें क्या हो गया, गोवा हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया। फिर डिफेंस टाउन है, रक्षा नगर है, टाउन डेवलप्ड अराउंड मिलिट्री बेस और डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट। तो उदाहरण के लिए भारत में अम्बाला हो गया, जबलपुर हो गया और सिकंदराबाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस कॉलोनियाँ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो पोर्ट नगर है, पोर्ट टाउन है, तो समुद्री या नदी के किनारे स्थित नगर जहाँ पे आवागमन या व्यापार होता है, जहाँ पे पोर्ट वगैरह डेवलप्ड है, उनको पोर्ट नगर के रूप में मान्यता दी जाती है। ध्यान में रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको मान्यता देती है। पोर्ट टाउन का मतलब क्या हो गया, पोर्ट के आसपास जो वहाँ के एम्प्लॉय रह रहे हैं उनका एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया में अगर पहुंच गए तो उसको पोर्ट नगर वहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। फिर माइनिंग टाउन है,
तो टाउन बेस्ड अराउंड माइनिंग एक्टिविटीज, खनिज पदार्थों का जहाँ पे खनन होता है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, लेबर हैं, इंजीनियर हैं, उसके जो और लोग हैं वो रहने लगते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, 400 प्लस हो जाती है, 5000 से ज्यादा लोग हो गए तो उसको छोटा सा एक नगर बना दिया जाता है। ठीक है, सेंसस टाउन या इस टाइप का कोई टाउन। ठीक है, धनबाद हो गया, सिंगरौली हो गया, कोलार हो गया। फिर अब इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाउन है, परिवहन नगर, परिवहन केंद्र जैसे रेलवे जंक्शन, एयरपोर्ट, हाईवे जंक्शन पर बसे नगर। उदाहरण के लिए क्या है, नागपुर, इटारसी, दिल्ली, इस तरीके से। ठीक है, फिर एजुकेशनल टाउन है, शैक्षणिक नगर है। तो यहाँ पे क्या है, टाउन डोमिनेटेड बाई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाएं प्रमुख होती हैं, छात्रों की संख्या अधिक होती है। जैसे अपना प्रयागराज हो गया, पुणे हो गया, और अलीगढ़ हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली भी देख सकते हैं, दिल्ली का जो मतलब कुछ एरिया, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, इस तरीके से जो है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगला है सैटेलाइट टाउन। ये पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया है एग्जाम में कि सैटेलाइट टाउन किनको कहते हैं। तो सैटेलाइट टाउन क्या है कि स्मॉल टाउन डेवलप्ड नियर बिग सिटीज टू रिड्यूस प्रेशर। बड़े नगर जो हैं उनके आसपास जो छोटे नगर डेवलप कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हम सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। जैसे यूपी में जो बरेली के लोग होंगे, बरेली के आसपास के जो लोग होंगे वो जानते हैं वहाँ पे सैटेलाइट एक बस अड्डा है, नाम ही सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब मैं पहली बार गया तो ऐसा नहीं तो लगा कि मतलब वो समथिंग सैटेलाइट टाइप का कुछ बना होगा वहाँ पे। तो पता लगा कि वो बाद में बताया गया कि लोग बता रहे थे, कह रहे थे ये मेन शहर से कट के ये शहर था। अब बाद में अभी मतलब अभी इतना डेवलपमेंट हुआ कि मिक्स हो गया है। लेकिन जब बड़े नगरों के आसपास जो छोटे नगर डेवलप हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं यहाँ पे ये सैटेलाइट टाउन है, और जो बड़े टाउन पे प्रेशर को कम करते हैं। ठीक है, जैसे नोएडा हो गया दिल्ली के लिए, गुरुग्राम हो गया दिल्ली के लिए, नवी मुंबई हो गया मुंबई के लिए। इस तरीके से जो टाउन डेवलप होते हैं उनको कहा जाता है ये सैटेलाइट टाउन है। ठीक है, फिर अब इसके बाद सांविधिक नगर, इसको पिछली भी क्लास में बताया था कि सांविधिक नगर और जनसंख्या नगर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो ऐसे क्षेत्र जिसे कानून के अंतर्गत नगर पालिका, परिषद, छावनी परिषद या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति के रूप में गठित किया गया हो, उसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टैट्यूटरी टाउन, मतलब किसी कानून के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट हुआ हो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इस तरीके से। हाँ, इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें कई टाइप के होते हैं। कई टाइप में क्या है, यहाँ पे नगर पंचायत होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, छावनी बोर्ड, इस तरीके से 3-4 क्राइटेरिया होता है। तो आगे जब हम जनसंख्या भूगोल पे आएंगे, थोड़ा सा जो कुछ पोर्शन है किसी यूनिट में अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो उसमें हम यहाँ पे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या नगर होता है। तो जनसंख्या नगर के लिए आपको बताया गया कि ऐसा ऐसा क्षेत्र जिसे सांविधिक नगर घोषित ना किया गया हो, मतलब इसके लिए अभी कानून ना बना हो। ठीक है, और ये 3 शर्तों को पूरा करता हो कि जनसंख्या 5000 प्लस हो, 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में व्यस्त हों, और उसके बाद जनसंख्या का घनत्व जो है वो 400 से अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे पास जनसंख्या रहेगी हम उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा जनसंख्या नगर है। ठीक है, सेंसस टाउन है। ठीक है। हम्म, तो ये हमारे पास हुआ कि जो हमारे पास सांविधिक नगर है, जनसंख्या नगर है। और इन दोनों में ध्यान में रखिएगा कि सेंसस टाउन में क्या होता है कि जो चुनाव होता है ना के बराबर होता है, एक कोई आदमी नियुक्त कर दिया जाता है, वही सारा प्रशासन देखता है। अ, जो गवर्नमेंट का आदमी होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी को उठा लिए। यहाँ पर क्या है, जो नगर पालिका परिषद है, नगर परिषदें हैं, नगर पंचायत हैं, जो छावनी परिषद है, इसमें चुनाव होता है। उसमें पार्षद चुना जाता है, फिर उन पार्षदों के मध्य एक चुनाव होता है। तो वो क्या है कि महापौर जिसको कहा जाता है उसका चुनाव करते हैं, जो फिर नगर के लिए अगले 5 सालों का अध्यक्ष होता है, नगर अध्यक्ष भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली चुनाव होता है कि विधायकों को चुनाव हुआ तो विधायक आपस आपस में फिर से चुनाव करते हैं, जो चुना गया वो मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे सांसद होते हैं, सांसदों का चुनाव जनता करती है, फिर वो सांसद अपने में से जिसको चुन लेते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पहले एक एक वार्ड में पूरे शहर को बांट दिया जाएगा वार्डों में। एक वार्ड से एक पार्षद होगा, और वो पार्षद आपस में जिसको चुनते हैं वो महापौर कहलाता है। ठीक है, पौर या महापौर इस तरीके से उनको बोला जाता है। ठीक है, तो
ये रही आज की क्लास। और किसी भी दिक्कत, समस्या, परेशानी की स्थिति में नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लासेस शेयर, सब्सक्राइब कराते रहिए। और आप लोग भी जो अपने इष्ट मित्र हैं उनको शेयर करते रहिए ये क्लासेस, ताकि मतलब थोड़ा-सा मोटिवेशन बना रहे। और आज की क्लास अब यहीं पे ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में जो अलग टॉपिक होगा, जो अदर टॉपिक होगा, हम उस पे चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ